हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे थे इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जो हमारा बुक है, और उसी का हम लोग 2 चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। पीछे जब हमारा सेशन शुरू हुआ था, आज जो है हमारे बाप के जुलाई से सभी बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने बहुत सारे छुट्टियों का जो आपकी छुट्टी थी, आपने उनका बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया होगा और बहुत अच्छे से मनोरंजक के रूप में आपने कुछ सीखने की कोशिश भी की होगी इन छुट्टियों में। तो आइए हम लोग वापस अपनी बुक की तरफ लौटते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा कुछ छूट गया है या जो हम लोग रिवीजन नहीं कर पाए, हम उसको रिवीजन करें और अपनी पढ़ाई को बहुत मन लगाकर पढ़ें। क्लियर है? क्योंकि 10th क्लास है, हमारी बोर्ड है 10th। लेसन नंबर 3 आपके सामने है। सबसे पहले आप ध्यान देंगे लेसन नंबर 3 पर। और आप जानते हैं कि लेसन नंबर 3 क्या है? मुद्रा और साख। साख का मतलब होता है ऋण। मुद्रा मतलब पैसा यानी करेंसी, और साख मतलब ऋण। इनकी हम लोग आपका बात करने। क्लियर है? और इसी में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, जो लेसन है, उनको हम सबसे पहले देखेंगे आपका मुद्रा विनिमय। ठीक है? मुद्रा विनिमय को हम लोग सबसे मनी एक्सचेंज मतलब जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। और बेसिकली आप जानते हैं कि मुद्रा विनिमय क्या है आपका। तो मुद्रा विनिमय सिंपल सी अगर मैं आपसे बात कहूं, तो मुद्रा विनिमय क्या है? वस्तु के बदले वस्तु को लेना ही क्या है आपका मुद्रा विनिमय है। मुद्रा यानी कि आप देखते होंगे जीवन की जड़े चीज आपका चीजें हैं, और वस्तु विनिमय को हमने समझ लिया कि क्या है आपका वस्तु के बदले वस्तु। लेकिन मुद्रा विनिमय में क्या है कि हम मुद्रा को देते हैं और बदले में कुछ लेते हैं। भाई आप दुकान पे जाते हैं, आप कुछ पैसे देते हैं, पैसे के बदले में जो आपको चाहिए होता है वो आपको दे देता है। अगर आपने वो अमाउंट पे किया है उस तक, वैसे तो होता है जो हमने अमाउंट दिया उसको वो वापस पे कर देता है। क्लियर है? आइए हम इनको देखते हैं, हम इनको पढ़ते हैं और ध्यान रखते हैं। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? कह रहे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम मुद्रा से जुड़े दिन में काम करते हैं, आप उनकी एक सूची बना। क्लियर है? आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तु खरीदी और बेची जा रही है। कैसी हो रही है? खरीदी और बेची जा रही है। ऐसी कुछ वस्तुएं लेन देन में मुद्रा के बदले सेवा प्रदान की जा रही है, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन वाले मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, केवल बाद में ही भुगतान करने का वादा हो। ऐसा हो, केवल भुगतान करने का वो आपका हो और कोई ऐसी चीजें ना हो। ये हमको थोड़ा सा क्लियर है? अब देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी के जरिए क्यों होती है? बहुत सरल है कि व्यक्तियों के पास मुद्रा है और वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। मान लीजिए अगर आपके पास पैसा है, तो आप उस पैसे के माध्यम से बहुत आसानी से अपनी चीजों को बहुत जल्दी खरीद सकते हैं, बहुत जल्दी ये कर सकते हैं, आप उसको बदल सकते हैं, आप एक्सचेंज ऑफ रेट जो है आप उनको कर सकते हैं। ठीक उसी आधार पर ये सारी चीजें हैं। ठीक, वह इसका वस्तु विनिमय वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए आसानी से कर सकते हैं। हर कोई मुद्रा रूप में भुगतान करना पसंद करता है, फिर भी मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरतों की चीजों को खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता उदाहरण देखता है कि बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाले जूते के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर उसे मुद्रा का इस्तेमाल करके गेहूं खरीदने के लिए तैयार करेगा। ऐसा है, गेहूं खरीदने के लिए तैयार करेगा। अब देखिए, एक कोई जूता बनाने वाला है,
अब आप देखते हैं मुद्रा में तो बड़ा आसान है कि आपने पैसा दिया, बदले में चीज़ों को खरीद लिया। लेकिन सोचिए जब पैसे का सिस्टम नहीं था, पैसे नहीं चलते थे, आज भी गाँव में और उत्तर भारत के बहुत सारी जगह से स्थान हैं, जहाँ पर आज भी ट्रेडिशनल रूप से आपका वस्तु विनिमय के बाज़ार लगते हैं। अब इसमें उदाहरण बताएँ कि एक जूता बनाने वाला है और जूता बनाने वाले को गेहूँ चाहिए, तो 2 ऑप्शन हैं। पहला तरीका है वो जूते को बेचे, बदले में पैसे प्राप्त करे, उस पैसे से गेहूँ खरीद ले। या उसको कोई ऐसा परफेक्ट ग्राहक मिल जाए जो आपका जूता दे, मतलब वो अपना जूता दे दे, उसे बदले में गेहूं मिल जाए। तो ये ऑप्शन उसके पास है। अब आप मुझे बताइए क्या कभी आपने वस्तु विनिमय किया है, और किया है तो किस प्रकार किया है और कैसा आपका उदाहरण रहा है? जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूता सीधा गेहूं विनिर्माता से खरीदता है तो उसे कितनी कठिनाई होगी। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए अगर वो जूते को नहीं बेच और नहीं बेचकर वो पैसे कमाता है और वो सीधा जूते से के बदले गेहूं लेना चाहता है, मुझे बताइए क्या आसानी से उसको जूते मिल जाएंगे, गेहूं मिल जाएगा? तो नहीं। तो बहुत सारी समस्याओं को जूझना पड़ेगा। उसे बाजार में वो व्यक्ति खोजना पड़ेगा जो उसके जूते खरीदने लायक हो, या वो जूते खरीदने ही आ रखा हो गेहूं के बदले। ऐसे में क्या हो सकता है, संभवतः आपको बहुत आसानी से मिल जाए, संभवतः आपको बहुत कम मेहनत में मिल जाए, हो सकता हो आपको बिल्कुल ना मिले। कि ऐसे में दिक्कत होना बड़ा लाजमी और स्वाभाविक है। क्लियर है? अब देखिए गेहूं उगाने के किसान की खोज करना पड़ता तो केवल गेहूं बचाना पड़ता है, बल्कि साथ ही जूते खरीदना चाहिए। दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हैं। आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहा जाता है, यानी कि एक पक्ष भी बेचने वाला हो, दूसरा पक्ष उसको बदले में खरीदने वाला हो या एक्सचेंज करने वाला हो। इससे ऐसे को कहते हैं दोहरा सहयोग, आवश्यकताओं की वस्तुओं का दोहरा सहयोग। कि आपको भी जरूरत है और सामने वालों को भी जरूरत है, तो हम कह सकते हैं ये आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहा जाता है। व्यक्तियों को वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, यदि व्यक्ति खरीदने को भी इच्छा रखता है तो वह वस्तु विनिमय प्रणाली में है। मुद्रा का उपयोग किए बिना ही वस्तु विनिमय होता है और आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। ऐसा है, अनिवार्य विशिष्टता है, एक अनिवार्य रूप है, इसके स्वरूप में हमको दिखाई देता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का उपयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करते हैं और सहयोग की जरूरतों को खत्म कर देती है। जूता निर्माताओं के लिए जरूरत नहीं रह जाता कि वह ऐसे किसानों को ढूंढे जो ना केवल उसमें गूंजते हो, वैसी चीजें नहीं हैं जो उनको गूंजते हो, जो आपको दिखाई देते हो, बल्कि साथ साथ उसे गेहूं भी बेचते हैं। उससे केवल जूते खरीद कर ढूंढना है। एक बार जूते और मुद्रा के बदल देते हैं तो वह बाजार में गेहूं और कोई वस्तु खरीद सकता है। मुद्रा वस्तु विनिमय प्रक्रिया की मध्यस्थता का काम करती है, विनिमय का माध्यम भी कहा जाता है। यही क्या है, ये वस्तु विनिमय कहा जाता है। ऐसा है ये आपका वस्तु विनिमय कहा। क्लियर है? तो आपको वस्तु विनिमय इसमें दिखाई, केवल वस्तु विनिमय क्या है, क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना और आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई हम किसको वस्तु विनिमय कहते हैं। क्लियर है क्या वस्तु विनिमय? इतना आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई हमारा वस्तु विनिमय चीज क्या है, किसको हमने वस्तु विनिमय माना है और क्या है वस्तु विनिमय। मुद्रा के आधुनिकता रूप, जो मुद्रा है ये आधुनिकता के जो रूप हैं उनको बेसिकली हम लोग देख। प्रारंभिक आहत सिक्के जो पुराने हैं, गुप्तकालीन सिक्के, तुगलक सिक्के, और आप नीचे देखिए जो अकबर कालीन सिक्के हैं, ये अकबर कालीन सिक्के हैं और ये आपका आधुनिक रुपया है। इन सारे को हम लोग एक एक करके गौर करके देखते हैं। कैसे देख रहे हैं?
एक एक करके गौर करके हम इनको, हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन का में विनिमय के माध्यम से बनती है। सिक्कों को चलाने से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती है। उदाहरण के लिए प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सोना, चांदी, तांबे जैसे धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ है। चलन का पिछला सदी तक रहा है। ठीक, इन सारी चीजों को हम लोग आपका देखते हैं, बात करते हैं कि तांबे के सिक्के चले, चांदी के चले, सोने के चले, वो सब सिक्के आपको इसमें दिखाई दें किस किस रूप में क्या आपको दिखाई दिए हैं और कैसा इनका चलन रहा। देखिए, बात करें करेंसी की। मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज के नोट और सिक्के में शामिल है। तो जो आधुनिक मुद्रा है वो कैसी है, या तो कागज के रूप में है या सिक्के के रूप में है, अब ई रुपए के रूप में है, डिजिटल रूप में है। यानी कि करेंसी अब आपका डिजिटल रूप में है। वो डिजिटल मतलब आभासी मुद्रा है, फिजिकली हमको दिखाई नहीं देती। आप किसी खाते में बैंक से पैसा ट्रांसफर करते हो, क्या आपको दिखाई देता है? लेकिन नहीं, एक नंबर और फिगर है जो आपके अकाउंट में ऐड ऑन हो जाता है रूप में। वे चीजों जो पहले से मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती है के विपरीत आधुनिक मुद्रा धातु जैसे सोना, चांदी, तांबे के बने सिक्के नहीं बनती है। अनाज, पशुओं की तरह ही रोजमर्रा की चीजें भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा के प्रकार में अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। मेरा जो आधुनिक मुद्रा है उसके इस्तेमाल में कोई प्रयोग आपका, फिर भी इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार नहीं किया जाए? इसे विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जा सकता है कि किया जाता है क्योंकि देश के किसी भी सरकार को इसे प्राधिकृत करती है। भारत में रिजर्व बैंक को केंद्रीकृत सरकार की तरफ से सरकारी नोट जारी करते हैं और भारतीय कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत। इसके अलावा भारतीय विनिमय के माध्यम के रूप में इसका इस्तेमाल करना वैध रूप प्राप्त करता है। भारत में सौदा अदायगी के लिए नहीं किया जा सकता। भारत का कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपए की अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया। ऐसा है, विनिमय का जो माध्यम है वो आपका स्वीकार किया। बैंकों में निक्षेप। लोग मुद्रा को निक्षेप के रूप में रखते हैं। किसी भी समय लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ करेंसी की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के लिए हर महीने आखिर में वेतन वाले मजदूरों को अतिरिक्त नगद होता है। अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं, इसे बैंकों में अपने खाते में खोल कर रखा देते हैं। बैंकों में जमा स्वीकार करते हैं, सूद पर देते हैं और इस तरह से धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इसके सूद भी मिलते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धन निकासी करते हैं और उपलब्ध होते हैं। क्योंकि बैंक खाते में धन जमा को स्वीकार कर निकाला जा सकता है, इसलिए इसे मांग जमा भी कहते हैं। यानी कि जब पैसे की हमें जितनी जरूरत होती है हम उसको निकाल सकते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? मांग जमा। बेसिकली जितनी हमें जरूरत है उसी के मुताबिक हम लोग पैसा निकाल रहे हैं, वो क्या है आपका? मांग जमा। ध्यान रहेगा इतना? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? पूछ लीजिए अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो किसी का, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम लेक्चर में। आगे बढ़ जाएं। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। मांग जमा क्या है? एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है।
सुविधा इसे मुद्रा का स्वीकार या महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करता है। आप नकद की बजाय चेक के भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक खाता या निश्चित रकम के चेक काटा जाता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंकों को किसी व्यक्ति के खाते में चेक के नाम पर एक खास रकम भुगतान करने का आदेश देता है। ऐसा है कि जो खास रकम है, जो भुगतान है, उसको देने का ये वादा करता है, वचन देता है कि हम आपको एक खास भुगतान, एक अमाउंट जो है हम आपको पेड करेंगे। क्लियर है? और ये आप दिखा देते हैं। चेक सिस्टम देखा होगा, मान लीजिए चेक है। चेक एक ऐसा विश्वसनीय बैंक का पत्र है, आप उसको देखोगे, उस पर अकाउंट नंबर लिखा होता है, बैंक का पूरा डिटेल, IFSC कोड, उसका नाम लिखा होता है, व्यक्ति का नाम लिखा होता है, उसमें लिखा होता है टू पे, यानी कि आप किसको पे कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है। क्लियर है? और उस व्यक्ति के नीचे साथ उसका अमाउंट लिखा होता है और आपका सिग्नेचर होता है। क्या होता है? सिग्नेचर होते हैं। ये सारी चीजें हमें क्लियर है? तब हमको ये सारी चीजें बड़े अच्छे से क्लियर हो। क्या इस तरीके से है, कैसा कुछ है, हम देख सकते हैं कि नहीं? ये है चेक का सिस्टम है। सिस्टम को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। आप सोचेंगे कि भाई चेक किस प्रकार से काम करता है, चेक का ट्रांजैक्शन सिस्टम क्या है। क्लियर है? वर्किंग बॉडी या किस प्रकार से वो काम कर रहा है, क्या क्या चीजें हैं, इन सभी को हम लोग एक एक करके आपका गौर करके हम लोग देखेंगे और एक एक करके हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? देख लिया इतना हमने। और चेक के द्वारा जो भुगतान किया जाता है, ये देखिए, तो चेक इसके माध्यम से होता है। तो ये होता है, दो लाइन खींची होती है चेक में इस प्रकार। इसका मतलब होता है अकाउंट पे। अकाउंट पे का मतलब ये आपको खाते में लगाकर जमा करना है। जमा करने के बाद फिर उसको बैंक पूरा चेक करेगी, डिटेलिंग वगैरह, उसके बाद ये। क्लियर है? उसके बाद है प्रेम कुमार। ये किसी व्यक्ति के नाम ही लिखा ना, पे। पे का मतलब जिसे आप पे कर रहे हैं उसका नाम, प्रेम कुमार। उसके बाद आपका, आप देख रहे हैं 57,000 ओनली। तो 57,000 ओनली। ठीक, ये पे करना है। ये क्या लिख रहा है? पे टू प्रेम कुमार 57,000। धारक को कितने रुपए अदा करता है, और ये क्या है? अकाउंट नंबर है। अब अगर आप देखेंगे, अकाउंट नंबर दिखाई देगा 161379260223। इस बैंक का है, तो आप ध्यान रखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, न्यू दिल्ली का है। क्लियर है? पूरा इसमें नंबर दिया है, ये देखिए डिटेल है बैंक की। और ये क्या है? ये चेक नंबर है। क्लियर है? और ये क्या है? ये बैंक का रिकॉर्ड है। इस प्रकार से एक आपको चेक मिलता है। और ये इसमें आप देखें कोने में डेट लिखी हुई है 10/6/2016, चेक के रूप में आपको 10/6/2016 का ये चेक है। क्लियर है? देख लिया? अरे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।